के सारे नहीं रटने हैं। या आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सूरत स्प्लिट। अभी जो टॉपिक है दैट इज सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट। हाँ ठीक है ना, सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन। देखिए अच्छा ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। जो भी लोग हैं, जिनको भी मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे अलग अलग कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उसमें अलग अलग उसके कौन से प्रेसिडेंट हुए हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए सारे नहीं आपको याद करने हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपको वो ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, स्पेशल आपको रटना होगा। और वहाँ पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर आपको स्पेशली क्या करना होगा, जितना हो सके रिवाइज करें ताकि आपको वो याद हो सके। चलिए सूरत विभाजन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्टली व्हाट इज सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट था क्या। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे एज वी प्रीवियसली आई वाज डिस्कस अबाउट दैट द की ऑलरेडी टू काइंड ऑफ already ideological conflict exist in Congress party, and two wings we can say. Then in Congress party there was two wings. The first one is moderate and the second one is extremist. Moderate wants to sort out the problems of our country with discussion, with dialogues and with कह सकते हैं कि इस तरह से, मतलब ये अपने problems को sort out करना चाहते थे. But if we see about extremists, they wants to sort out the problem of India like tit for tat. टिट फॉर टैट इन द सेंस कि जैसे को तैसा। अगर आप बोलोगे, अगर आप हमें गोली मारोगे तो हम भी आपको क्या करेंगे, गोली मारेंगे। एक जगह बाल गंगाधर तिलक ने बोला भी था कि अब अनुनय विनय नहीं, अब युयुत्सा होगी। युयुत्सा मतलब होता है कि अब बहुत हो गया, ना ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब क्या होगा, अब इसका बदला जो है लिया जाएगा, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि दो ग्रुप जो है वो बन चुका था। वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आ जाता है सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में। ये बेसिकली था क्या, दिस वाज बेसिकली वैचारिक मतभेद। इट मीन्स आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये था क्या, वैचारिक मतभेद था, इसका मतलब है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टॉप पर कौन है भाई, कांग्रेस पार्टी है, जिसमें क्या हुआ है, वैचारिक मतभेद हुआ। अब जब वैचारिक मतभेद हुआ तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पार्टियों में यानी दो विंग्स बन के उभरते हैं। एक है आपको नरम दल, द फर्स्ट वन इज मॉडरेट, ये थे नरम दल, और जो दूसरा था वो कौन सा था, आपको गरम दल। इट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट, ओके। यानी नरम दल और गरम दल, ये दो पार्टियां हम लोग देख रहे हैं, यानी दो दल इसी कांग्रेस पार्टी में क्या हो गया, फूट हो गया, और कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया यहाँ पर फाइनली डिवीजन। ये था क्या, डिवीजन इन द सेंस विभाजन। अब ये घटना कब घटी है, हाँ शिवम गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। ये घटना कब घटी है, तो ये घटना याद रखिएगा कब घटी है, 1907 में। अब क्वेश्चन आप लोगों का जो इसमें आता है कि ये जो कन्वेंशन था ये हो कहाँ रहा था और क्या इसमें ये था। अगर आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा। नेट इशू आ रहा है, अच्छा उज्जवल आप तो पहले से ही क्लास में, अभी गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। हाँ फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं स्टार्टिंग से, अच्छा ठीक है ओके। 1907 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये घटना घटी थी। ओके शिवम, कोई बात नहीं है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, सुनिएगा। 1907 में, यानी जो कांग्रेस पार्टी में जो ऑलरेडी जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे वो खुलकर आते हैं कब, 1907 के सूरत कन्वेंशन में। सूरत कन्वेंशन में होना क्या था, सूरत कन्वेंशन में ये होना था कि किसी एक को अध्यक्ष चुना जाना था। समस्या कब आई, समस्या तब आती है जब नरम दल वाले अपने कैंडिडेट को चाहते हैं। तो नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष को क्या किया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष।
जबकि वहीं गरम दल वाले जो हैं वो चाहते थे कि उनके पार्टी से कौन बने, लाला लाजपत राय बने। विवाद का मेन कारण यही था। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कारण यानी कि ये जो डिस्प्यूट हुआ 1907 का, ये जो स्प्लिट था, सूरत स्प्लिट जो था, ये विभाजन जो था, इसके कारण व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, इसके कारण क्या थे, रीज़न क्या था। देखिए कारण में इसमें लिख लीजिएगा अगर आप लोग चाहें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जैसे कि आप देख लीजिए रास बिहारी घोष, यानी ये जो थे रास बिहारी घोष के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ही वाज बेसिकली रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष, ये जो थे रास बिहारी घोष, ये किसके प्रतिनिधि थे। इतना टाइमली क्यों, चलो लेट शुरू करूं क्या तब। रास बिहारी घोष क्या थे, ये किसके कैंडिडेट थे, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस पार्टी का, यानी कि नरम दल का, नरम दल का, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन थे भाई, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में देखेंगे तो ये कौन से थे, ये थे गरम दल से, इट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कारण क्या था, यानी कारण ये था कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। क्या होना था, कांग्रेस का अध्यक्ष, यानी कि यहाँ करना क्या था, यहाँ पे टू एलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का क्या करना था, यहाँ पर प्रेसिडेंट चुनना था, अध्यक्ष चुनना था। अब अध्यक्ष में मैंने आपको बता ही दिया, प्रतिनिधि, यानी बेसिकली ये क्या थे, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके किसके, लिख लीजिएगा इसमें, ये दोनों के दोनों। देखिए 1907 का सूरत विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम से ही आप लोग पता कर ले रहे हैं स्प्लिट जो है ये हुआ कहाँ था। अगर क्वेश्चन है कि सूरत, नाम से ही आपको पता है कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। और कारण क्या था, कारण ये था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट पोस्ट जो है वो फिल किया जाना था, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि नरम दल वालों के जो प्रतिनिधि थे दैट वाज रास बिहारी घोष, और गरम दल के जो प्रतिनिधि थे दैट वाज लाला लाजपत राय। दोनों के दोनों ये चाहते थे कि इनके प्रतिनिधि क्या हो जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। परंतु हुआ क्या कि अंततः यहाँ पर रास बिहारी घोष जो है वो जीत जाते हैं और लाला लाजपत राय नहीं जीतते हैं। बस इतने पे क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। गरम दल वालों को ये लगा कि यहाँ हमारे लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो सूरत स्प्लिट इतना भयानक हुआ था कि आपस में खूब कुर्सियाँ चली, खूब मारपीट हुआ, ये कंडीशन हो गई। तो जब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद आफ्टर दैट कांग्रेस पार्टी जो थी उसने कोड ऑफ कंडक्ट का जो एक कहते हैं बैठक हुई, और उसमें ये कहा गया क्योंकि इसमें गरम दल वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने हर लेवल क्या की, जो सीमाएं हैं, जो आचरण की नैतिकता होती है उसकी सीमाओं को इन्होंने क्या किया है, तोड़ा है, जिसके कारण हम इन्हें क्या करते हैं, इन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर कर रहे हैं, इन्हें हम कांग्रेस पार्टी से अलग कर रहे हैं या निष्कासित कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि गरम दल यानी सूरत स्प्लिट से होता क्या है, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। सूरत स्प्लिट से हम लोग क्या देखते हैं कि गरम दल जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है या उनको निकाल दिया जाता है। तो ये लिख लीजिएगा इसमें, इंग्लिश वाले यानी हिंदी मीडियम प्लीज़ राइट डाउन, मैं बोल दे रही हूँ, इसको लिख लीजिएगा। जो भी लोग अभी आए हैं, जस्ट मैंने अभी इसमें यही बताया है कि सूरत विभाजन जो था 1907 का, इसमें बेसिकली होता क्या है, वैचारिक मतभेद के कारण क्या होता है, गरम दल कांग्रेस पार्टी से बाहर आ जाता है या गरम दल कांग्रेस पार्टी से क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो जाते हैं। यानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको एक तरह से इनको हटा दिया गया या सस्पेंडेड किया गया इनको,
फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। सस्पेंडेड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी से क्या हो जा रहे हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। हिंदी में लिखा है मैंने, देख लीजिएगा। जो लोग भी लिख रहे हैं इसको आप लोग क्या करिएगा, देखिए मैंने बता दिया है आपको, बाकी क्या करना है अपनी भाषा में सजा लीजिए। जैसे 1907 का सूरत स्प्लिट कहाँ हुआ था, मैंने पहले बता दिया सूरत में हुआ था। कारण क्या था भाई, वैचारिक मतभेद, यानी कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, किसके किसके बीच, नरम दल और गरम दल के बीच। तो इसका परिणाम क्या आया था, परिणाम ये हुआ था कि गरम दल को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इट मीन्स कांग्रेस पार्टी वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम, कांग्रेस पार्टी बोल रही हूँ, एक्सट्रीमिस्ट वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए इसे। इसे लिख लीजिएगा। तो ये क्या था, वैचारिक मतभेद था। नेक्स्ट पे आ जाइए, जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ देख लीजिएगा। कारण क्या था ये देख लीजिएगा, रीजन मैंने लिख दिया है। कारण क्या था, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था, यानी इलेक्ट होना था। लिख लीजिए इसे। इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों को क्लियर है ये, हाँ जी ये क्लियर है आप सभी को कि कारण क्या हुआ था। यानी यहाँ पर जो थे जो गरम दल वाले थे वो भी चाहते थे क्या कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व हो, नरम दल वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। इसी में जाकर के क्या हुआ, मामला फंस गया। हो गया ये, इज इट डन। हाँ जी प्रीति, गुड आफ्टरनून। तो ये क्या था, रास बिहारी घोष। ये ध्यान रखना क्वेश्चन आपके इसमें कहाँ कहाँ से बनते हैं। सूरत, कहाँ पर हुआ था, सूरत। एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे जो चाह रहे थे, लाला लाजपत राय। नॉर्मल जो है यानी मॉडरेट पार्टी के क्या थे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेशली गरम दल जो है ना, गरम दल इन द सेंस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो इसके 3 मेन लीडर्स थे जो आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से थे, लाला लाजपत राय, जिनको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, और बिपिन चंद्र पाल, ये क्या थे, गरम दल के मुख्य नेता, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं को कहा जाता है, इनको शॉर्टकट में कहा जाता है क्या, लाल
बाल और पाल। ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें। बाल गंगाधर तिलक जो आप पूछ रहे हैं कि मैम ये कौन थे, इसे लिखिए पहले। ये तीन क्या है, आपको जो एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स हैं हम लोग उनके बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, हो गया ये। तो आप पूछ रहे हैं कि मैम बाल गंगाधर तिलक शुरू से गरम दल के नेता थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि क्या है, उनका अपना एक ग्रुप है और उसमें लाला लाजपत राय का क्या था, बहुत वैल्यू भी था और इनको लोग अपना गुरु भी मानते थे। पंजाब का क्षेत्र ये देख रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की तरफ में, यानी ये कौन सा क्षेत्र देख रहे थे? पंजाब का। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र का, ठीक है, और बिपिन चंद्रपाल बंगाल का, ये क्षेत्र देख रहे थे। तो ये लीडर्स थे, ये फेमस लीडर्स थे। तीनों क्यों रहेगा ऑप्शन में बिंदु? तीनों क्यों रहेगा? तीनों की जरूरत ही नहीं है। जब एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी में सारे लीडर्स हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर किसी भी समय रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे नॉर्मल से एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, क्या वो एनी टाइम आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, या सभी जगह उनका नाम आ रहा है? ऐसा है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये कि सबको, पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब ये होता है सबको मौका मिले और सबकी सहमति से काम होता है कहीं पे भी। ठीक है, ये चीज क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबको मौका मिले और सबकी सहमति से क्या हो, इनको काम मिले, या फिर इन लोगों की आपसी सहमति से ये लोग काम करते थे। तो यही कारण था। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या था कि इसके बाद से क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी से ही गरम दल को निष्कासित कर दिया गया, यानी अब आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। क्लियर है ये? हाँ जी, ये क्लियर है। इज इट क्लियर? चलिए, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए सूरत स्प्लिट में मैंने आपको बता ही दिया कहाँ, कौन, क्या कारण था, ये सारी बातों पे हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट सूरत स्प्लिट। अब इसमें देखिए एक आते हैं, यानी अब जो है, जैसे मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगातार कुछ चीज़ें चल रही हैं, चलने इन द सेंस अगर बात किया जाए तो इसके बाद क्या होता है, जैसे अब आप लोगों ने देख लिया कि भाई स्वदेशी आंदोलन जो है, अब चूंकि क्या हो चुका था, कांग्रेस पार्टी में भी स्प्लिट हो गया, तो 1908 में, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि 1908 तक में क्या हो गया था, स्वदेशी आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। 1908 तक में क्या हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन क्या हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोर इन द सेंस लगभग इट्स अबाउट टू फिनिश, कमज़ोर हो चुका था। इट मीन्स इट्स अबाउट टू फिनिश, इट्स अबाउट टू फिनिश, खत्म, यानी ये क्या था, खत्म हो चुका था लगभग लगभग। एक बात बताइए, 1905 में, मैं नॉर्मली आप लोगों से एक बात पूछ रही हूँ, 1905 के अक्टूबर में इम्प्लीमेंट हुआ ये, आपको कौन सा कांग्रेस जो बंग भंग का जो यानी बंगाल विभाजन अनाउंसमेंट हुआ अक्टूबर में, दीपेंद्र, मेरा सवाल आप ही से है। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा, यानी इस टाइम तक में इन लोगों ने क्या किया, सेटल डाउन किया। जो नेक्स्ट, मुझे एक बात बताइए, 3-4 महीने ही चला? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कौन बोल रहा है 3-4 महीने ही चला स्वदेशी आंदोलन? ये कहाँ कहाँ से आप लोग उल्टे फुल्टे फैक्ट्स उठा करके लाते हैं उज्जवल? उल्टे फुल्टे क्वेश्चन कहाँ से लेकर के आते हैं दीपेंद्र? कल ही मैंने बताया था आप लोगों को ना कि स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, या बंग भंग का जो विभाजन हुआ, उसको लेकर के ही तो 1906 का अधिवेशन होता है, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज क्या उनको सपना थोड़ी ना आ रहा था, स्वराज इसलिए कहा था क्योंकि उस समय पे ब्रिटिशर्स जो हैं हमें अलग कर चुके थे और भारतीयों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे फेवर में नहीं है। दीपेंद्र, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूं आपको? क्या नो? नो क्या बोलना चाह रहे हैं?
कुछ भी अपने मन से उज्जवल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए। ये 3 से 4 महीना चला, मैं बता रही हूँ कि ये आपसी विभाजन की वजह से क्या हो गया, इसकी गति जो है वो कमज़ोर हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग कि 1909 में, ये तो था कि भाई 1908 तक क्या हो चुका था, अब आते हैं 1909 में। बिल्कुल अच्छा जी, चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1909 का 1909 यानी 1909 8 के बाद एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है, दैट इज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, ये ध्यान रखिएगा, मॉर्ले मिंटो सुधार जो है ये था क्या। देखिए मॉर्ले मिंटो सुधार जो है, माना जाता है कि जो पाकिस्तान, जो आधुनिक पाकिस्तान बना, उसकी जड़ें इसी में छिपी हुई थी। सुधार का मतलब ये होता है कि एक तरह से हमने क्या किया, एक आपको एक अनुशंसा दिया है, हमने अनुशंसा करने के लिए कहा है या एक रिकमेंडेशन कहा है, दिया है कि आप ऐसा करिए। तो मॉर्ले मिंटो सुधार अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें रही थी या इसमें क्या ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी थी, ये चीज़ देख लीजिएगा। देखिए तो लॉर्ड कर्जन के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आफ्टर लॉर्ड कर्जन मॉर्ले मिंटो जो है वो भारत का नया वायसराय बना था। यहाँ लिख लीजिएगा कि लॉर्ड कर्जन के बाद, लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का नया वायसराय लॉर्ड मिंटो बना था। भारत का नया वायसराय लॉर्ड मिंटो बना था। लॉर्ड मिंटो को बनाया गया था। यानी आफ्टर लॉर्ड कर्जन, आफ्टर लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन हम किसको देख रहे हैं, लॉर्ड मिंटो। बिकेम न्यू वायसराय ऑफ इंडिया, बिकेम न्यू वायसराय ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या बना था, नया वायसराय बना था। ठीक है और इसमें मार्ले कौन थे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, जब मैंने आपको उस दिन बताया था कि 1857 के विद्रोह के बाद एक नया वायसराय का पोस्ट सृजन किया गया था, उसके पोस्ट के साथ साथ एक पोस्ट और बनाया गया था एक पोस्ट और बनाया गया था, दैट इज ये था कि वायसराय को मदद करने के लिए भारत के एक सचिव का पोस्ट होगा। सचिव इन द सेंस सेक्रेटरी कह लीजिए। ठीक है, तो एक सचिव का पोस्ट था। तो इसमें जो मार्ले हैं वो मिंटो तो हो गए वायसराय, मार्ले कौन थे, ये भारत के सचिव थे, ये भारत के सचिव थे। ठीक है और इंग्लैंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिया, और यहीं पे लिख लीजिएगा और जॉन मार्ले को जॉन मार्ले को और जॉन मार्ले को क्या किया गया था, भारत का सचिव बनाया गया था। बनाया गया था इट मीन्स, एंड जॉन मार्ले वॉज द, यहाँ लिख लीजिएगा, और एंड जॉन मार्ले वॉज द सचिव यानी सेक्रेटरी, वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये किया गया था कि इंग्लैंड में जो है सेक्रेटरी क्या करेंगे, वायसराय को, यानी जो भी बातें हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिश क्राउन तक ये बातें वहाँ पहुँचाएंगे, या उनका एक तरह से इनके दोनों के बीच के इमीडिएटर का काम कौन करेगा, जो सचिव होगा, जो सचिव का पोस्ट होगा। तो ये बस आपको देखिए, हर जगह सचिव का ध्यान आपको नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ इनका काम दिखाई दे रहा है। अदरवाइज
यू डोंट नीड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, और ना तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, वी डोंट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंस अबाउट दैट। जब तभी होता है जब कहीं इनका रोल दिखाई दे रहा है। रोल इन द सेंस हमें कब देख रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में हमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। तो इस समय अगर नॉर्मल सी बात पूछ दिया जाए कि हु वॉज मॉर्ले, मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एट द टाइम पीरियड एंड हिज फुल नेम वॉज जॉन मार्ले। मार्ले कौन थे, तो मार्ले भारत के सचिव के पद पर थे, ठीक है, और ये जो हैं, और मिंटो कौन थे, ये वायसराय थे। ठीक है, अब था क्या कि ये जो जॉन मार्ले, इन्होंने क्या किया कि स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं वहाँ, यानी कि जो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पर हुआ करता था, वहाँ पर इस विधेयक को इन्होंने क्या किया, वहाँ पर पेश किया। मैं नॉर्मल सी भाषा में आपको बताऊँ, वैसे आप जाकर के देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये है वो है, आप परेशान हो जाएंगे। एक नॉर्मल सी बात है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी। इट मीन्स सेपरेट इलेक्टोरल एरिया की बात फॉर द फर्स्ट टाइम वाज किसमें कही गई है, इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। एक क्रक्स मैं आपको सीधे बता दे रही हूँ कि इसमें अनुशंसा क्या की गई थी। यानी ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, इसमें अनुशंसा का मतलब ये होता है कि क्या उसमें रिकमेंडेशन किया गया था। तो रिकमेंडेशन ये था, इसमें क्या अनुशंसा की गई थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरल एरिया, सेपरेट इलेक्टोरल एरिया की बात की गई थी इसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये था, यानी ये जो मॉर्ले रिफॉर्म था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, स्पेशली किस बात पे, जाति के आधार पर या धर्म आधारित, धर्म आधारित इन द सेंस कि मुसलमान अगर जहाँ ज़्यादा है, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ सेपरेट इलेक्टोरल एरिया बना दीजिए। अगर तो ये धर्म आधारित पहली बार हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको बनाया गया था, या इसको सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं। तो ये जो अनुशंसा थी ये कैसी थी, धर्म आधारित, धर्म आधारित, इस मीन्स की रिलीजन बेस्ड था, ये रिलीजन बेस्ड। और इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहली बार मुसलमानों के लिए यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी ये जो था आपको सेपरेट जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, मॉर्ले रिफॉर्म में बात क्या की गई थी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने आपसे पहले ही बताया कि भाई हो क्या चुका है, मुस्लिम लीग बन चुकी है, अब कुछ नई चीज़ें यहाँ पे क्या है चल रही थी, नई चीज़ें इन द सेंस अगर हम लोग देखा जाए तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जॉन मॉर्ले जो कि भारत के उस समय क्या थे, सचिव थे, इन्होंने वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी बात कही इन द सेंस कि ये लोग चाह रहे थे कि फूट डालें और राज करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये चल रहे थे, और आपको पता है कि ये इस पे क्या कर रहे थे, पूरा इनका फोकस था। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 1909 में ये एक रिफॉर्म लेकर आते हैं जिसका नाम था, रिफॉर्म इन द सेंस सुधार, जैसे कोई विधेयक आया, जैसे अभी आप नॉर्मल से आ जाइए, किसान बिल जो पारित हुआ है, इसको लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है, तो किसान बिल पारित हो चुका है, उसमें कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही थी। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वैसे ही एक बिल है, क्योंकि भारत के संसद में नहीं होगा ना, वो जो भी होगा कहाँ पर होगा, ब्रिटेन के संसद में। शासन कौन चला रहा है, ब्रिटेन, और सारी चीज़ें डिक्लेयर कहाँ होती हैं, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जो शासन चल रहा है, वहाँ पर दो संसद, मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा जैसा वहाँ पर होता था, वहाँ पर वहाँ की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे कि यहाँ का राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल एरिया की बात की गई थी, रिलीजन बेस्ड। बस ये आपको ध्यान रखना है, रिलीजन बेस्ड का मतलब ये होता है धर्म आधारित, यानी इन्होंने ये कहा कि क्यों ना मुसलमान जहां पर ज्यादा हैं उनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र ही बना दिया जाए, मिला करके चुनाव कराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम लोग एरिया ही अलग कर देते हैं। ये था आपका 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये अब समझ में आ गया आप लोगों को। सेपरेट मतलब ये हो गया कि उनके रिलीजन पे हमने क्या किया, एक तरह से बांटना शुरू कर दिया इन्होंने।
ये हाँ, इलेक्शन भी अलग होगा इनका, और इलेक्शन अलग हुआ भी था। इनफैक्ट ये होने लग गया था बाद में। देखिए ये चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो अनुशंसा है ना, ये भारत परिषद अधिनियम के नाम से क्या हो गया, एक लॉ ही बन करके आ गया। मांग किसी ने नहीं की दीपेंद्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम लीग चूंकि बन चुका था 1906 में ही, तो उन्हें लगने लगा था कि हमारी जहाँ पर भी मेजोरिटी ज़्यादा है, हमारी संख्या जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा सेपरेट इलेक्टोरल एरिया होना चाहिए, मिक्सअप मैच नहीं होना चाहिए। हमें अलग से आप क्या करो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दो। सपोज दैट मैं आपको एक बात बता रही, नॉर्मल सी एक चीज़ देखिए, भारत में अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या है भाई कि मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, SC ST भी हैं, सारे लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दीपेंद्र, हम लोग सीट को रिजर्व कर देते हैं कि ठीक है इस क्षेत्र में इतने सीट जो है SC ST के लिए रिजर्व है, बाकी लोग जो है वो जनरल लेवल पे क्या करेंगे, फाइट करेंगे उसमें। ऐसा है या नहीं है दीपेंद्र? मैं आपसे नॉर्मल सी बात कर रही हूँ कि आप सुनते हैं ना कि ये क्षेत्र रिजर्व कर दिया गया है। कई जगह पे जो चुनावी प्रत्याशी उठते हैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया को रिजर्व कर दिया गया, यानी वहाँ से जब भी कोई उठेगा कोई ना कोई SC और ST कैंडिडेट ही उठ सकेगा, अदरवाइज जनरल वहाँ फाइट नहीं करेगा। ये तब किया जाता है जब वहाँ देखा जाता है कि उनकी प्रतिनिधित्व जो है, यानी उनको समान रूप से उनको क्या मिल सके, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसी कारण इस तरह के जो नीतियां अपनाई जाती हैं। इनका ये कहना था यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। देखिए ये मैंने क्या किया, ये ब्रिटिशर्स के दिमाग की उपज है। आप पूछ रहे थे ना दीपेंद्र कि मैम किसने मांग की, मांग नहीं है, इसके पीछे जो लॉजिक चल रहा है वो कौन सा है, वो लॉजिक है भाई इनको बांट दो। एक सेकेंड, ये लॉजिक कौन सा है, लॉजिक है डिवाइड एंड रूल का। फूट डालो और राज करो। अभी विकास BR अम्बेडकर पे नहीं जाना, BR अम्बेडकर अभी नहीं आएंगे, वो बाद में, वो पूना पैक्ट होता है, अभी उसकी जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे समझिए, यानी ये जो ब्रिटिशर्स काम किस पे कर रहे हैं भाई। देखिए एक चीज आपसे बता दे रही हूँ, उन्होंने जो बांटा ना, फूट डालो और राज करो। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ये बात कि अंग्रेज भारत से चले तो जाएंगे, लेकिन वो कैसा भारत छोड़कर जाएंगे ये सोच करके ही क्या हो जाता है, मन घबरा जाता है, या इसको सोच करके ही क्या होता है, लगता है कि ये पता नहीं किस टाइप का भारत बना के जाएंगे। देख लीजिए किस टाइप का भारत बना कर गए थे। यानी इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम वाली जो फीलिंग्स है ना वो क्रिएट कर दिया था, जो पहले नहीं थी। इतिहास के पन्नों से अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूँ, यहाँ पे वो फीलिंग्स क्रिएट की गई थी जो पहले भारत में नहीं थी। पहले यही लोग भाईचारे के साथ रहते थे, एक साथ मिलकर रहते थे। मांग सुनिए, एक चीज मैं आप करूँ, उस टाइम पे सेपरेट पार्टी के लिए था, इलेक्टोरल एरिया के लिए बात नहीं थी दीपेंद्र। वहां जब ये मिलते हैं तो उनकी मांग ये था कि हमें पहले आप क्या करो। भाई एक चीज बताइए दीपेंद्र, आप लोग जो इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। इससे एक बात तो मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग थोड़ा भी नहीं पढ़ते हैं या घर पे जाके मेहनत नहीं करते हैं। अरे भाई जब यहाँ पर आप लोगों ने, मैं नॉर्मल से एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझिए। जो अगर बात करेंगे कि ये तो जो मुस्लिम्स लीग वाले हैं, आपको मैंने कल ही बताया था कि देखिए अंग्रेज इस चक्कर में थे कि किस तरह से यहाँ के मुस्लिम्स जो है उनके अंदर वो फीलिंग्स पैदा करा दे कि हाँ तुमको, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं है, तुम सबसे पिछड़े हुए हो, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और वो फीलिंग्स क्रिएट कराने में अंग्रेज सफल रहे। या तो जब इन्होंने पार्टी बनाने की सोची तो मिंटो ने तुरंत हाथ बढ़ाया कि हाँ हम हैं आपके साथ। इन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल एरिया दो, तो मिंटो ने तुरंत कहा हाँ हाँ ठीक है, हम आपके लिए तुरंत अनुशंसा करवा रहे हैं। तो आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए ना, कि एक आदमी जिसको ये बार बार फील हो रहा हो कि मेरे साथ बुरा हुआ है, उसको आप और क्या कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं कि हाँ ठीक है आप करो, यू गो अहेड, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपके साथ हूं। तो यहां पर दीपेंद्र आप जो कह रहे हैं मांग की थी, मांग से नहीं मतलब है, ये अंग्रेजों की चाल थी कि यहां ऐसा माहौल क्रिएट कर दो। हाँ हाँ मुस्लिम के लिए ही था इस टाइम पे, अभी मुस्लिम के लिए। बाद में इसमें इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स को भी जोड़ा था, इन्होंने SC को भी जोड़ दिया था, इन्होंने जो सिख समुदाय है उनको भी जोड़ा था बाद में, अभी नहीं है वो। मैं वही तो कह रही, ब्रिटिशर्स के लॉजिक समझिए आप सभी लोग यहाँ पे। अंग्रेज चाहते यही थे कि इनके अंदर फूट, जैसे सपोज दैट, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, अभी जो इन कुछ सालों में जो अभी माहौल क्रिएट हो चुका है, हिंदू मुस्लिम की फीलिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है, मैं देखिए मैं किसी में दोष नहीं मढ़ रही हूँ, लेकिन ये फीलिंग्स भारत में पहले नहीं थी जो अचानक से क्रिएट हो गई है। तो दैट्स नॉट गुड। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जो भी कह लीजिए, पॉलिटिशियंस का काम होता है तोड़ना, तोड़ दें और हम रूल करते रहें। तो ये तो आप देख लीजिए ब्रिटिशर्स के टाइम से भी डिवाइड करो और रूल करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
हमें क्या, हिंदू मुस्लिम करते रहिए, आपको वोट मिलता रहेगा। सामने वाली रोटियां सेक रहे हैं, बेवकूफ बन रही है जनता। तो मुस्लिम लीग वाले क्या थे इसमें, बेवकूफ थे इसमें, ये जल्दी भावुक हो गए कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अंग्रेजों ने कहा हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, अंग्रेज उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं, खत्म हो गया कहानी यहां पर। अब कब से शुरू होगा, कहां से कहां आप लोग क्वेश्चन करते हैं, जब सीरियस टॉपिक चल रहा होता है तो मैम क्लास। देखिए कौन क्या करते हैं मुझे नहीं पता। जीएस झा, आपका पूरा नाम क्या है पहले मुझे एक बात बताइएगा। जीएस झा, व्हाट इज योर फुल नेम? मैं नाम आपका भूल जाती हूँ, आपका नाम क्या है? देखिए प्लीज, अभी क्लास में मैंने क्या किया कि इसको जनरल साइंस झा गौरी शंकर झा, सबके सब लगे इनके नाम का मतलब निकालना, वो नहीं बोल रहे हैं। गौरी शंकर, हाँ जी गौरी शंकर, मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके बाबा। चलिए, तो सेपरेट इलेक्टोरल एरिया, मैंने आपसे क्या कहा कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली मैं आप लोगों को एक बात बता दे रही हूँ कि इसमें पब्लिक ही बेवकूफ़ बनती है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे किसी का भी शासन हो। अगर वो आपके देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं, या आपको हिंदू मुस्लिम या आपके रिलीजन के बेस पर अगर आपको अलग कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं सीरियसली मैं इस बात को कह रही हूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1909 का जो ये आया था, वो था क्या, वो था आपका, स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो था क्या आपका कि, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है आप लोग, मैंने क्या कहा कि जो चीज़ें वो दी गई हैं ना दिमाग में, अब उसे नहीं हटाया जा सकता। इतिहास खुद को, इतिहास जो है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। इतिहास एक चीज़ हम लोगों को सिखाता है, आप लोग इससे एग्री हो या नहीं हो, बट एज अ टीचर मैं आप लोग को एक बार ज़रूर समझाऊंगी कि एक बार आपने किसी के दिमाग में वो बात बीज फैला दी, जैसे मॉडलिंग इंटो रिफॉर्म में जो वो बीज फैलाया गया कि भाई सेपरेट करो, वो बीज की परिणति होती है फाइनली पाकिस्तान के बंटवारे के साथ। तो है क्या कि आपने एक बार वो बीज बो दिया ना, और अगर वो आपके दिमाग में एक बार बढ़ने लग गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा जो ब्रिटिशर से रिलेटेड है, वो है, आते हैं हम लोग अब टॉपिक पे इसमें। तो ये क्या है आपको, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, मैं इसको लिखा भी दे रही हूँ, दिल्ली दरबार था क्या। देखिए दिल्ली दरबार जो बेसिकली था ना, ये था कि अंग्रेज अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे, ठीक है। दिल्ली दरबार, ये अंग्रेज इसमें क्या करते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे दिल्ली दरबार में। तो अंग्रेजों से रिलेटेड यानी ब्रिटिशर्स जो हैं, टाइम टू टाइम इन्होंने 3 दिल्ली दरबार करवाए थे। वो मैं आपको लिखवा भी दे रही हूँ कि 3 बार दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार जैसे आप देखते हैं इलेक्शन होता है, लोग अपने रोड शो करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जस्ट लाइक दैट ये वही है, अपने पावर को प्रेजेंट करना या दिखाना, ठीक है, अपने पावर को प्रेजेंट करना या दिखाना। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट दिल्ली दरबार यहाँ पे, और सेकंड दिल्ली दरबार, और हो गया थर्ड दिल्ली दरबार। तो ऐसा करिएगा कि इसको ऐसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार, और कौन सा है आपको, थर्ड दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। अब अगर पूछा जाए कि ये हुआ कहाँ था, ये तो आप समझ गए कि ये दिल्ली में ही हुआ होगा, ठीक है। ये किसके समय पर हुआ था, यानी ये जो है ये कब हुआ था, 1877 में, ये ध्यान रखना, ये कब हुआ था, 1877 में। दूसरा वाला जो है सेकेंड दिल्ली दरबार, ये हुआ था 1903 में, कब हुआ था, 1903 में। और तीसरा जो है दिल्ली दरबार, ये हुआ है 1911 में, ये याद रखिएगा। थर्ड कब हो रहा है, 1911 में हो रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे लॉर्ड कौन था, यानी फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में कौन लॉर्ड है, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। सेकंड वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और थर्ड वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। थर्ड में क्या है, लॉर्ड हार्डिंग, ये याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है।
फर्स्ट में क्या है आपको 1877 में हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो है यानी ये 1877 में हुआ था। ये जो है 1877 को इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर जो महारानी है यानी जो ब्रिटेन की इस टाइम पे महारानी थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को एज अ ब्रिटिश क्वीन यानी इंडियन क्वीन के तौर पर इन्हें घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसे क्या किया गया था, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक है, सेकंड वाले में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे एडवर्ड यानी जो एडवर्ड सेवंथ की क्या हुई थी, कोरोनेशन हुआ था इस टाइम पे। एडवर्ड सेवंथ का क्या हुआ था, कोरोनेशन। ठीक है, एडवर्ड सप्तम का हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें लास्ट वाला यानी ये जो था 1911 का, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो किंग जॉर्ज 5 और उसकी वाइफ महारानी मेरी यहाँ पर इंडिया पहुंची थी। कौन, किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज पंचम यानी 5th, और क्वीन मेरी, क्वीन थी मेरी, ये कहाँ पहुंचे थे, दे अराइव टू इंडिया, दे रीच टू इंडिया, ये लोग इंडिया पहुंचे थे। इसी के उपलक्ष्य में इसको करवाया गया था दिल्ली दरबार, दे रीच्ड इंडिया। लिख लीजिएगा इसमें। देखिए जो फर्स्ट दिल्ली दरबार है वो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट दिल्ली दरबार, ये यहाँ पे आप लोग हिंदी वाले यहाँ लिख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, किंग जॉर्ज सप्तम, इसमें कर लीजिएगा आप लोग, किंग जॉर्ज सप्तम और उनकी महारानी मेरी के भारत पहुंचने के उपलक्ष्य में इसको किया गया था, कि भारत पहुंचने के उपलक्ष्य में, पहुंचने में हम लोग देख रहे हैं इनके उपलक्ष्य में ये क्या हुआ था, ये करवाया गया था। और देखिए ये जो है ना, इसमें क्वीन विक्टोरिया को क्या किया गया था, यानी क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड एज द, लिख दे रही हूं, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड एज क्वीन ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ इंडिया। और इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी, कैसरे हिंद, इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इंग्लिश वाले अब मैं बता रही हूं, अब लिखिए, ठीक है ना, अब मैं बता दे रही हूं, लिखने का काम मैंने कर दिया। देखिए दिल्ली दरबार के बारे में बात करेंगे। 3 दिल्ली दरबार हुए हैं इतिहास में, मैंने तीनों इसलिए, चूंकि मैं 1911 बताना था लेकिन मैंने 2 और जो थे वो भी बता दिए हैं यहाँ पर आपको, वो भी बता दिया है मैंने। इसे लिखिएगा फर्स्ट दिल्ली दरबार। फर्स्ट दिल्ली दरबार अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कब हुआ है, 1877 में। किसके टाइम पीरियड पे, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड पे। किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, लॉर्ड लीटन के टाइम पीरियड पे हम लोग देख रहे हैं। इसमें महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था, भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी।
ठीक है। इसमें महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था, भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा लॉर्ड लीटन। अब एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सेकेंड दिल्ली दरबार में क्या लिखा है। देखिए, सेकेंड दिल्ली दरबार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडवर्ड सप्तम, इसका क्या नाम था, किंग एडवर्ड सप्तम जो है वो इस टाइम पे क्या हुआ था, किंग एडवर्ड सप्तम इस टाइम पे किंग एडवर्ड सप्तम जो है वो इस टाइम पे क्या बनकर आया था, किंग एडवर्ड सप्तम ही हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी ताजपोशी हुई थी। इसको आप लोग हिंदी वाले लिख लीजिएगा, राजा तो नहीं लिखिएगा, किंग एडवर्ड सप्तम, राजा एडवर्ड सप्तम, सप्तम इन द सेंस सेवंथ, राजा एडवर्ड सेवंथ की क्या हुई थी, की ताजपोशी हुई थी, की ताजपोशी हुई थी। ठीक है, लिख लीजिएगा इसके बारे में लिख लीजिएगा इसके बारे में। ये क्या है आपको, एडवर्ड सप्तम, इसने क्या ताजपोशी हुआ था 1903 में, और एक तरह से ये क्या था, शक्ति प्रदर्शन, अंग्रेजों का क्या था इस टाइम पे, शक्ति प्रदर्शन करना था, इसी के इसमें हम लोग देख रहे हैं ये चीज। थर्ड दिल्ली दरबार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉर्ड हार्डिंग जो है ये इसने क्या किया था, यानी लॉर्ड हार्डिंग जो है इस टाइम पे कौन था, वायसराय था, और किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वो अपनी रानी क्वीन मेरी के साथ भारत पहुंचा था, जिसके उपलक्ष्य में क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई। फिफ्थ ही लिखा है मैंने, अच्छा एक सेकेंड, पंचम, ये हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, लिखिए। हाँ जी उज्ज्वल, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसके बारे में। लिख लीजिए इसके बारे में। इसे लिख लीजिए थोड़ा सा। अब ठीक है, देखिए 1911 में थर्ड क्या देख रहे हैं हम लोग, थर्ड आपको दिल्ली दरबार हो रहा है। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार हो रहा था, क्यों हुआ था, क्योंकि जो किंग जॉर्ज 5 है वो अपनी वाइफ के साथ कहाँ पहुँचा था, यहाँ पर इंडिया पहुँचा था, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो है आपको हम लोग क्या देखते हैं, ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया गया था। हो गया ये, इज इट डन। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल के, परेशान हो जाते हैं कि मैम ये मैम वो, अरे भाई मैंने एक जगह तीनों करवा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, कन्फ्यूजन इन द सेंस कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो, मैंने इसलिए इसको एक जगह करवा दिया है। आप कह रहे हैं कि मैम ये कर दीजिए, चलिए इसमें देख लीजिएगा। अब फिर से भैया सुन लीजिए, अब कैसरे हिंद की उपाधि ये दिया गया था 1877 में, जब ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो एक उपाधि, एक टाइटल उनको दिया गया था, कैसरे हिंद। ओके
ठीक है, कैसर हिंद इन्हें दिया गया था। ओके, लॉर्ड लीटन इस समय पे क्या थे, गवर्नर, मतलब गवर्नर जनरल या वायसराय बोल दीजिए, वायसराय ही थे। महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था कि ये यहाँ की क्या है, साम्राज्ञी है। सेकेंड दिल्ली दरबार में देख लीजिएगा, सेकेंड दिल्ली दरबार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड दिल्ली दरबार में हम लोग क्या देखते हैं, अब देख लीजिए, ये पूछ रहे हैं मैम कैसर हिंद का मतलब क्या होता है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, कैसर मतलब कह लीजिए एक तरह से ताज, यानी भारत की ताज कह लीजिए, भारत की सबसे सर्वा सुप्रीम ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज कैसर हिंद। सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ था, किसका, इनका, यानी कि अगर हम लोग बात करें ये किसका शक्ति प्रदर्शन हम लोग देखे थे, किसका, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। और थर्ड में जो है 1911 में, ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है स्पेशली, अब यहाँ पर आ जाइए फाइनली, अब हम आते हैं फिर से एक बार, मैं फिर से लास्ट वर्ड को पढ़ देती हूँ। लॉर्ड कर्जन था 1903 में, एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ था, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। पिछले बार के कंपेरेटिवली ये वाला दिल्ली दरबार बहुत भव्य था, खूब खर्चा किया गया था, खूब दिखाया गया था कि वी आर सो पावरफुल, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखते हैं थर्ड वाले में 1911 में, यहाँ पर क्या हुआ था कि ये दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, जब बंगाल विभाजन हुआ था और जो कर्जन ने सोचा था कि भाई ये हमारे हिसाब से क्या आएगा, इसमें आउटपुट आएगा, और जब वैसा आउटपुट नहीं आता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है उसमें उसके बाद से कि प्रॉब्लम ये आने लगा कि भाई जो अब है, यानी कि जो भारत के जो लोग, यानी कि हमने जो सोचा था वैसा आउटपुट नहीं आ रहा, उल्टा और ज़्यादा हमने सोचा था कि ये लोग क्रांति नहीं करेंगे, बट हुआ क्या कि इसके अपोजिट क्रांति शुरू हो गई, लोग आंदोलन करने लगे। तो जो सोच करके कर्जन ने बंगाल का डिवीज़न किया था वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन फाइनली हुआ क्या कि अब इनको जो बंगाल डिवीज़न, इन्हें लगा कि हमें जो है, हमने जो बंगाल जिस पर्पज से डिवाइड किया था, इसका डिवीज़न किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने सोचा कि भाई अब जो है बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं और हम लोगों को अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर देते हैं, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये इन लोगों ने सोच करके किया था। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 1911 का, 11 में क्या की गई, 1911 में हम लोग क्या देखते हैं, जब ये लोग पहुंचते हैं, कौन लोग पहुंचे थे यहाँ पे, अब आ जाइए 1911 में हम लोग क्या देखते हैं कि 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, यानी जो इनका पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया, रद्द कर दिया गया। फिर इन्होंने ये सोचा कि अब बेहतर है कि हम लोग राजधानी ही शिफ्ट कर देते हैं। ऑन 12th ऑफ दिसंबर, ऑन 12th ऑफ दिसंबर 1911 बंगाल डिवीजन वॉज, रद्द को क्या बोलेंगे उज्जवल, बताइए जल्दी से, उज्जवल, बंगाल डिवीजन एंड रिया, बंगाल डिवीजन कैंसिल हो गया, अच्छा, डिसमिस्ड, और बताइए, अबॉलिस्ड, कैंसल। अच्छा, अगर हम लोग इसको ओवरराइड लिखें तो कैसा रहेगा, चलिए मुझे आप सब बताइए, वेट वो सोच रहे हैं अभी। हाँ जी, अगर हम लोग इसको रिया, वी कैन राइट ऑल्सो राइट इट्स ओवरराइड, ये बताइए वाई, निरस्त का मतलब भी ओवरराइड होता है, यानी उसको निरस्त कर देना, खत्म कर देना।
हाँ, निरस्त कर देना, खत्म कर देना, बट सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ज़्यादा टफ कर जाने की जरूरत नहीं है। ऑन 12th of December 1911 बंगाल डिवीजन डिसमिस्ड। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, डिसमिस ही कर लीजिए कि क्या हो गया, ये डिसमिस हो गया, डिसमिस्ड। इसको क्या किया गया, या इसको कह सकते हैं पोस्टपोन्ड या अबॉलिस्ड भी लिख लें, अबॉलिस्ड, ये दोनों ठीक है। बंगाल डिवीजन रद्द कर दिया गया। और हम लोग फिर क्या देखते हैं, अब भारत की जो है वो नई राजधानी बनी। नई राजधानी कौन सी बनी, 1 अप्रैल 1912 को, ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई। 1 अप्रैल 1912 को हम लोग क्या देख रहे हैं, 1912 को क्या देख रहे हैं, कलकत्ता से राजधानी कलकत्ता से राजधानी कहाँ की गई, स्थानांतरित की गई। 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित की गई दिल्ली, स्थानांतरित की गई दिल्ली, दिल्ली, यानी द कैपिटल इज शिफ्टेड फ्रॉम हाँ, ये बात सही है, डिसमिस से ज़्यादा, ये बात इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा है, अबॉलिस्ड जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। यस, चलिए आते हैं, कलकत्ता से राजधानी क्या की गई, स्थानांतरित कर दी गई। इट मीन्स कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब दिल्ली आपकी राजधानी आ चुकी थी। देखिए, अब आप सोचेंगे कि मैम 11 में अनाउंसमेंट कर दिया गया, 12 में ये लोग आते हैं, तो देखिए थोड़ा समय लगता है ना, ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 अप्रैल 1912 को फाइनली अब क्या हो गया, भारत की नई राजधानी कौन बन चुकी थी, दैट इज दिल्ली। अब दिल्ली नई राजधानी बन गई थी, लिख लीजिए इसको फटाफट। अब दिल्ली जो है वो भारत की नई राजधानी बन चुकी थी। अब दिल्ली जो है वो क्या हो चुकी थी, भारत की नई राजधानी बन चुकी थी। ओके, लिख लीजिएगा इसके बारे में। कलकत्ता से राजधानी क्या हो गई थी, अर्नल्ड। इतना उन लोगों ने नहीं सोचा था कि फूल डे मनाया जा रहा है और ये डे मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे क्वेश्चन अगर बनेगा कि भारत की राजधानी जो है, ये अनाउंसमेंट हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, और ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया है 1 अप्रैल 1912 को, जब कलकत्ता से राजधानी कहाँ आ गई थी, अब दिल्ली पहुँच चुकी थी। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किया गया कि भाई अब क्या है, 12 दिसंबर 1911 को ये रद्द किया गया। 1 अप्रैल 1912 को ये बोला गया कि भाई जो हमारा जो कैपिटल है वो कलकत्ता से अब कहाँ जाएगा, अब जाएगा दिल्ली, ठीक है। ये कब जाएगा, दिल्ली। और लेकिन चूंकि था क्या कि ऑफिशियल चीज़ें पूरी शिफ्ट करते करते में टाइम लग गया, तो ये टाइम हम लोग क्या देखते हैं, दिसंबर, ये समय कब चला जाता है, ये समय कब चला जाता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 23 दिसंबर 1912 को एक तरह से फंक्शन मनाया गया। क्या किया गया, 23 दिसंबर 1912 को, ये याद रखिएगा, जब क्या हुआ था, राजधानी परिवर्तित हुई थी। क्या हुआ था जब, अरे भाई हम आप लोगों का ना अभी कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, देखते रह जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, रहने दीजिए, अभी ज़्यादा कमेंट मत करिए। जब राजधानी परिवर्तित हुई 23 दिसंबर 1912 को, तो इस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। तो हार्डिंग बम कांड, बहुत फेमस हार्डिंग बम कांड हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, काफ़ी गुस्साए हुए थे, और उन्होंने क्या किया था, पहली बार इनको अपना निशाना बनाया, या इन पर अटैक किया। और ठीक है ना, राजधानी परिवर्तित हुई,
तो राजधानी जब परिवर्तित हुई तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लॉर्ड हार्डिंग अपनी फैमिली के साथ कहाँ इंटर करते हैं, दिल्ली में इंटर करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ, यहाँ आ जाइए अब, हार्डिंग बम कांड, ये बहुत फेमस है, हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम केस। बम केस ये कब हो रहा है, ये हुआ आपको यहाँ देख लीजिएगा, मैंने बताया अभी 23 दिसंबर 1912 को, 23 दिसंबर 1912 को क्या हो रहा है, हार्डिंग बम कांड हुआ था। ठीक है, हार्डिंग बम कांड हुआ था, हो क्या रहा था जब, यानी जब राजधानी स्थानांतरित हुई, उस समय एक जुलूस निकाला गया था, मतलब एक तरह से फंक्शन ही था ये, एक तरह से कह लीजिए, निकाला गया। और उसी समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ये था आपका, जबकि हालांकि इसमें ये बच जाते हैं, जो लॉर्ड हार्डिंग है ये क्या हो जाते हैं, ये बच जाते हैं, मरते नहीं हैं, बड़े हार्ड मांस के थे ये सब, ठीक है, बड़े हार्ड मांस के थे, ये बच जाते हैं। ठीक है गौरव ने क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली का वायसराय अलग होगा क्या, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का वायसराय अलग होगा क्या, नहीं ना, भारत का वायसराय थे ये भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो जब ये स्थानांतरित हुई, व्हेन कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, एट दैट मोमेंट सम पीपल अटैक्ड ऑन लॉर्ड हार्डिंग, बट हम लोग कह सकते हैं कि बट स्टिल ही वॉज अलाइव, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब घायल हुए थे बट मरे नहीं थे। हाँ देखिए, ये चीज़ समझिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा, 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया, ख़त्म किया गया, और उसके अलावा 1 अप्रैल 1912 को ये निर्णय लिया गया कि हम लोग यहाँ से कैपिटल कहाँ शिफ्ट करेंगे, दिल्ली। और 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ, प्रॉपर फंक्शन एक मनाया गया, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर क्या किया, एक फंक्शन मनाया गया, जब जिस दिन कैपिटल शिफ्ट हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हेन कैपिटल वाज शिफ्टेड, ना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को धैर्य है, ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को धैर्य है, दोनों को प्रॉब्लम है। मैं इंग्लिश में शिवम मैं तो खुद ही लिखते जाती हूँ, तो बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं पता है कि मैंने लिखा नहीं है अभी, और मैं लिखूंगी। दोनों आप लोग जितने हैं ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, मैं देखती हूँ पेशेंस नाम की चीज़ दोनों में नहीं है। अभी मैं इनका इन्हें मैंने लिखा है, मैं इंग्लिश में तो मैं फिर ही खुद से लिख दूंगी। थोड़ा सा शिवम, हैव पेशेंस, व्हेन कैपिटल वॉज शिफ्टेड from Calcutta to Delhi, at that moment Lord Harding was attacked by some attackers, and we can also say जिसने ये बम फेंका होगा वो नेशनलिस्ट होगा भाई, नेशनलिस्ट, ठीक है ना, बट स्टिल ही वॉज अलाइव, मतलब वो बच जाते हैं। कह लीजिए कि इनको इंजरी हुई थी, ही वॉज इंजर्ड बट ही वॉज नॉट डेथ, ही वॉज इंजर्ड बट नॉट डाइड। दिल्ली में हुआ था बाबा, ये बॉम्ब कांड कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ये बॉम्ब कांड कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अब लिख लीजिएगा इसके बारे में, ये जो लॉर्ड हार्डिंग वाला जो बॉम्ब कांड है ये हुआ कहाँ था, इट हैपेंड इन दिल्ली, ये दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है, ये हुआ कहाँ था, ये दिल्ली में हुआ था।
ये क्या हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है बॉम्ब फेंका गया था। क्या किया गया था, बॉम्बार्डिंग हुई थी, बॉम्बार्डिंग वाज ऑन। आप इंग्लिश वाले यू कैन ऑल्सो राइट दैट बॉम्बार्डिंग वाज, bombarding was on Lord Harding, but he was injured, not died. But he was injured, not died. हो गया ये, एक बार और बता दूं। हाँ, फुली शिफ्टेड। उज्जवल, नॉर्मली अगर देखिए क्या है, कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो कैपिटल अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो जो ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स होते हैं वो भी बनाने में टाइम लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पहले से ही सारी चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तित हुई, कहाँ से, यानी एक तरह से फंक्शन नहीं होता, एक ह्यूज जो है एक तरह से फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया एक बड़े लेवल पर। और इसमें हुआ क्या था कि ये जो थे लॉर्ड हार्डिंग अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहे थे भाई, एंटर हो रही थी, इनकी एंट्री चल रही थी कि यहाँ दिल्ली में इनका आगमन हो रहा है, वायसराय आप पहुँच चुके हैं, कैसे होता है उस तरह से फंक्शन टाइप, वही फंक्शन हो रहा था। और ऐसे में क्या होता है, इनके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी जाती है और ये उसमें घायल हो जाते हैं। इसके पीछे यानी ये जो था, ये जो बॉम्बार्डिंग हुआ था, पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी, फिर कहेगा फिर मैम सुने नहीं। हो गया ये। इसके पीछे माना जाता है कि जो मास्टरमाइंड थे दैट वाज रास बिहारी बोस एंड बसंत कुमार बिस्वास, ये दो लोग जो थे इसके पीछे के मास्टरमाइंड थे। ये रास बिहारी घोष नहीं है, याद करिएगा, वहां जो आपने लिखा था 1907 के सूरत विभाजन में, दैट वाज रास बिहारी घोष एंड ही वाज, जो इसके पीछे जो है वो कौन है, राजधानी 1912 में शिफ्ट हुआ है। आपका जो, आप लोग जो अपने से ज़्यादा जो है क्वेश्चन लगा करके ले जा रहे हैं कि मैम ये आप लोग को, एक मिनट, बंगाल डिवीज़न मैंने बताया था, बंगाल डिवीज़न का निर्णय कब लिया गया था, किसने क्वेश्चन किया है, गौरव आपने किया। मुझे एक बात बताइए, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, गौरव, माई क्वेश्चन टू यू, मुझे ज़रा आंसर दीजिएगा, कब निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का? 1905 में लिया गया था, 1 अप्रैल 1912 को लिया गया था। क्या लिख रहे हैं, मैंने नॉर्मली पूछा आपसे गौरव कि कब लिया गया था, बंगाल डिवीजन का निर्णय कब लिया गया था। देखिए मैं बोल रही हूँ, हाँ, कब लिया गया था, ना सुनना है ढंग से, ना 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 समझना है। अरे बाबा, बंगाल विभाजन याद है आप लोगों को, एक सेकेंड आ जाइए इधर। उसमें डेट अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि भाई 20 जुलाई को क्या है निर्णय लिया गया, 6 अगस्त को क्या किया गया था, घोषणा, यानी 7 अगस्त को घोषणा की गई, और उसके बाद से फिर क्या है, अक्टूबर में 16 अक्टूबर को फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, उसका प्रोसेस चलता है। समझ में आई बात, बताने का पर्पस यही था। तो ये जो हार्डिंग बम कांड जो हुआ था, इसके पीछे माना जाता है कि जो इसके मास्टर माइंड थे, यानी हु वॉज द मास्टर माइंड ऑफ
देखिए यही होता है, मैं बंगाल डिवीजन पूछ रही हूँ, सब जो है क्या कर रहे हैं कि रद्द कब हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। इसके पीछे के मास्टरमाइंड किसको माने जाते हैं? दो लोग को, एक रास बिहारी बोस और बसंत कुमार बिश्वास। रास बिहारी बोस और बसंत कुमार विश्वास लिख लीजिएगा। कौन थे? रास बिहारी बोस, यानी ये जो हार्डिंग बम कांड हुआ था इसमें दो लोगों के नाम आए थे। द फर्स्ट वन इज रास बिहारी बोस और दूसरे कौन है? बसंत विश्वास। लिख लीजिएगा इसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट हार्डिंग बम कांड। नहीं, ये इनका नाम इसमें नहीं अभी आता है, इनका नाम इसमें नहीं था। कहीं पे पढ़ा है नहीं, वो बाद में आप लोगों को पता चलेगा, वो बाद में पता चलेगा। अभी अभी और बम कांड अभी एक ही नहीं है, अभी बहुत सारे बम कांड आएंगे। अभी हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यानी अब जो था, यानी आपने देखा कि हार्डिंग अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है और जो राष्ट्रवादी हैं वो अब क्रांतिकारी भी हो चुके हैं। इट मीन्स कि नाउ नेशनलिस्ट बिकेम रिवोल्यूशनरीज। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, अब पहली बार, यानी अब क्या देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे कि अब जो यहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जाने लगा। इनफैक्ट अटैक की बात करें तो ये अभी नहीं, ये चापेकर बंधुओं के द्वारा पहली बार क्या किया गया था, पूना में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग हो चुका था और धीरे धीरे ये चीज़ लगातार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यानी भारतीयों को भी अब ये लगने लगा था कि भाई ये ऐसे मानने वाले नहीं है, इनसे रिवेंज लेना होगा किसी न किसी फॉर्म में। रैदर इट्स बॉम्बार्डिंग, जो भी है, हम चाहे अटैक करें चाहे जो भी करें, लेकिन इनको अब जो है बताने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब आते हैं 1914। अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने देखा कि अब कैपिटल शिफ्ट हो गया, अब आ गया 1914 का टाइम। ये वो टाइम है 1914 जब पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध क्या हो चुका था, ये कौन सा समय था भाई, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, नितेश मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन जो आपका आता है वो यही आता है, ये हार्डिंग बम कांड के पीछे के मुख्य जो अभियोजनकर्ता जो थे, या जो मुख्य जिनका ये दिमाग चल रहा था, हु वाज ही, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब ऐसे में क्या था, जैसे आप जान रहे हैं कि क्या हो गया, दुनिया जो थी उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 2 युद्धों में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की एक तरफ है, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड एक तरफ है। हमारा मतलब किससे? इंग्लैंड से। हमें नहीं मतलब है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है या ऑस्ट्रिया क्या कर रही है, उसमें क्या चल रहा है। हमारा मतलब किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड की कंडीशन क्या है, तो इंग्लैंड का भी पार्टिसिपेशन था। अब पार्टिसिपेशन था तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। जब पार्टिसिपेशन था तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक नॉर्मल सा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक कांड हुआ इस टाइम पर और उस कांड का नाम था कामागाटा मारू इंसिडेंट। का नाम क्या था? कामागाटा मारू। यानी ये जो घटना है, कामागाटा मारू जो है प्रकरण, ठीक है ना, यानी ये जो इंसिडेंट हुआ कामागाटा मारू, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये था क्या, यानी कामागाटा मारू के बारे में क्या देख रहे हैं, इसमें ये था, एक चीज़ समझिएगा, हुआ क्या था यहाँ पे इस टाइम पे, थोड़ा सा इसको इस तरह समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं नॉर्मल से एक मैप बना दे रही हूँ बस समझने के लिए, और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया आपको, कनाडा। ठीक है ना, बस समझ लीजिएगा, ये क्या हो गया, कनाडा।
मैंने सिर्फ एक इमेज बता दिया आपको हल्का फुल्का। ये हो गया कनाडा, ठीक है। यहाँ आ जाइए, ये क्या हो गया, यूरोप। जस्ट इमेजिन, बस इमेजिन करिएगा, ये हो गया भारत, ठीक है। और यहाँ पर हो गया क्या आपको, सिंगापुर। सिंगापुर क्लियर है। तो अगर आप मैप उठाएंगे, जैसे इसको अगर मैं मान लीजिए मैप में इसको ग्लोब को अगर आप खोल देंगे तो ये क्या हो जाता है इस तरह से, लेकिन जब उसको गोल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको उस तरह से दिखाई देगा। कामागाटा मारू के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको पहले लिख लीजिएगा, क्या है ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे क्या था जो भारत से सीधे मतलब नहीं आते थे, यहाँ पे था क्या कि पहले इनका प्रवेश वर्जित था। यानी कि डायरेक्ट अगर जो भारत से नहीं आ रहे तो पहले कनाडा की सरकार ने क्या कर रखा था कि आपको यहाँ पर इनकी एंट्री नहीं है, यानी एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में एक वहाँ पर क्या हुआ, जजमेंट आया है, वहाँ की कनाडा की सर्वोच्च अदालत ने एक बार क्या किया, जजमेंट दे दिया, जिसके थ्रू हुआ कि 33 लोग जो फंसे पड़े हुए थे उन लोगों को छोड़ दिया गया कि ठीक है वो इनकी एंट्री हो सकती है। था क्या यहाँ पे कि उसी इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे एक चीज़ आ जाइएगा, यहाँ पे कामागाटा मारू, बस ये एक कांड है जो आपको ध्यान रखना है। ये 1914 में घटता है। इसमें क्या देख रहे हैं, कहाँ से मामला कहाँ चल रहा है, कनाडा सरकार, कहाँ पर, कनाडा सरकार, ठीक है। तो कनाडा सरकार ने क्या कर रखा था कि ऐसे भारतीयों को प्रवेश वर्जित कर दिया था जो भी सीधे भारत से नहीं आते थे। इन्होंने क्या किया था, ऐसे भारतीयों का प्रवेश वर्जित था जो सीधे भारत से नहीं आते थे, जो सीधे भारत से नहीं आते थे। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, आप बोलिए कि मैम सीधे भारत से नहीं आते थे मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट, जैसे था क्या उस टाइम पर कि भारत के अलग अलग देशों में, जैसे सैन फ्रांसिस्को हो गया या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे बिहार के ही एक बहुत बड़ा तबका जो है लेबर्स में मॉरिशस वगैरह जा चुका था। तो उस टाइम पे था क्या कि बहुत सारे इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन भी बाहर रह के चलाया जा रहा था। इस बात का ब्रिटिशर्स को भनक थी, और ब्रिटिशर्स ने, चूंकि इनके संबंध इन लोगों से अच्छे थे, तो इन्होंने पहले क्लियर कर रखा था कि जो डायरेक्ट भारत से ना आ रहा हो उसको आप एंट्री मत देना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो लोग क्या हो, आपके देश में रह के कुछ क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे भारत के लिए। इसी वजह से क्या था, अभी मैंने बताया है अरुण, जो नहीं समझ में आ रहा है अभी रुकिए। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट या कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा गवर्नमेंट कह सकते हैं कि क्या था, prohibited that Indians those who not came to the direct those who not came from direct from India, not came direct from India, डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया। ये आप लोगों को समझ में आया अब? इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा की सरकार ने ये कहा था कि जो सीधे भारत से नहीं आ रहे हैं, यानी जो भारत के अलग अलग आसपास के क्षेत्रों से जो लोग भी कनाडा पहुंच रहे हैं और जो भारतीय मूल के हैं, हम उनको एंट्री नहीं देंगे। यहां तक क्लियर हुआ अब? हाँ जी, यानी इसका मतलब ये हुआ जो भारत में जो रह रहे हैं लोग, यानी भारत के आसपास के क्षेत्रों से या किसी अदर कंट्री में जो भी इंडियन ओरिजिन मूल के जो लोग हैं, अगर वो पहुंचते हैं यहाँ कनाडा, तो हम उन्हें एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनके संबंध अच्छे थे और एक डाउट था कि कहीं ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए यहाँ ना पहुंचे। इसी वजह से कारण, आप इसको चाहे उसका लिख सकते हैं कि कारण यह था, कारण यह था कि अंग्रेजी सरकार
सरकार से इनके संबंध अच्छे थे, इनके संबंध अच्छे थे, और इन्हें शक था, कि बाहर से जा रहे भारतीय, इन्हें शक क्या था कि बाहर से जो भी भारतीय जा रहे हैं वह कनाडा में भारत के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे, वह कनाडा में भारत के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए। देखिए अब मैं थोड़ा सा बैठ जा रही हूँ ताकि बैठने के समय साइड हो जा रही हूँ। अब आप लोग लिखिए तब मैं समझाती हूँ। देखिए 1914 में ये इंसिडेंट हुआ था। दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड इन 1914। ठीक है, 1914 में ये घटना घटी थी। कारण क्या था भाई? कारण ये था कि उस टाइम पे जितने भी लोग थे, यानी कि भारत से जो लोग डायरेक्ट नहीं जाते थे, उनकी एंट्री नहीं होती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये कनाडा में आके भारत के लिए कोई क्रांतिकारी गतिविधि ना करे, क्योंकि इनके पास पैसा भी था, इनके पास सारी चीज़ें भी थी, जिसकी वजह से एक डाउट था। जिसकी वजह से क्या था? एक डाउट था। इसी वजह से डायरेक्ट भारत से नहीं आने वालों को क्या किया गया था? रोक दिया गया था, या फिर उन्हें उनकी एंट्री कनाडा में नहीं थी। उनकी एंट्री कनाडा में नहीं थी, यही कारण है। हो गया ये? फिर से कारण? अरे बाबा, आप लोग इतने बार बुलवा देते हैं ना, मैं कम से कम कई बार बता चुकी हूँ उसके बाद भी। देखिए प्रॉपर इंडियन रिया जा सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट भारत से उनको पहुंचना चाहिए। उसमें कंडीशन ये था कि भारत के आसपास की जगहों से इर्द गिर्द से ना जाए, क्योंकि देखिए जो भारत में है वो तो गुलाम भारतीय है, यानी पूरी तरह से गुलाम है, लेकिन जो भारत से बाहर है वो पैसे से क्या है? समृद्ध है। और अगर वहाँ वो जाएंगे तो हो सकता है वो भारत के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करें, जिससे कनाडा गवर्नमेंट को भी डाउट था। नहीं दिख रहा है? लिख लीजिएगा। ये समझ गई अब? ये समझ गए अब आप? यानी भारतीय वह कनाडा में, इसका मतलब यह है कि के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? इसका मतलब यही था, मैं बार बार वही कर रही, जैसे मान लीजिए कि भारत में जो भी भारतीय रह रहे हैं वो क्या है? गुलाम है। तो वो जब भी जाएंगे तो उनका तो पहले ही कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना तो पैसे से मजबूत है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन है। लेकिन भारत के आसपास के क्षेत्रों से जो लोग पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास पैसा होगा, वो ठीक ठाक होंगे कंडीशन में। तो वैसे लोगों को इन्होंने इसलिए प्रोहिबिटेड कर दिया था कि कोई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के ये कोई पॉलिसी या कोई क्रांतिकारी गतिविधियां ना बनाए। इसका अरुण, अब आप समझ गए? साइड हो जाए, लीजिए लीजिए, साइड हो गए। विकास नहीं, किनका नाम है? कुमार सनी, सनी समझ गए? नितेश, क्लियर है ये आप लोगों को? इज इट क्लियर? हो गया ये? अब देखिए हुआ क्या था यहाँ पर,
हुआ ये था कि इस बात से बहुत उत्साहित, मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसा पहले से केस चल रहा था, तो यहाँ पे होता क्या है कि कि वहाँ पर मैंने क्या बताया कि पहले ही कुछ 35 भारतीय थे जिनकी एंट्री नहीं हो रही थी, तो जिनको वहाँ के कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हुआ क्या कि वहाँ ये ऑर्डर दिया गया, तब तक में जो और भारतीय थे यानी हमारे आसपास के क्षेत्र में, उन्हें लगा कि हम सब की क्या हो गई है, प्रवेश एंट्री हो चुकी है हमारी, उन्हें क्या लगा कि हमें यहाँ पर अब एंट्री मिल सकती है। ठीक है, अब था क्या कि सिंगापुर में, यानी ये जो घटना घटी अब समझ लीजिए, ये क्या हुआ, सिंगापुर से गुरदीप सिंह नाम था इनका, कई जगह गुरदीप सिंह जो है, गुरदीप सिंह ने एक जहाज किराए पे लिया, पानी जहाज, एक जहाज किराए पर लिया और इसमें कम से कम 376 यात्रियों को लेकर ये कहाँ चले, लेकर कनाडा की ओर गए, ठीक है, कनाडा की ओर गए। फिर जैसी उम्मीद थी कि वहाँ कनाडा के बॉर्डर पे ही क्या किया गया, इन लोगों को रोक दिया गया, यानी कनाडा की सीमा पर इन्हें रोक लिया गया, और अंततः चूंकि इनकी एंट्री नहीं मिली और अंततः इन लोगों को कनाडा से भारत भेज दिया गया सीधे। अब चूंकि इन लोगों ने क्या किया मैं बता दे रही हूँ, और अंततः इन्हें कनाडा से भारत भेज दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही भारत, यानी कि हम लोग देखते हैं क्या कि ये लोग कहाँ पहुँचे थे, ये जो भारतीय थे ये कहाँ पहुँचे, जैसे ही ये भारत पहुँचते हैं कलकत्ता के बजबज, कहाँ पहुँचते हैं ये जैसे ही कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुँचते हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच झड़प हो गई। और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के द्वारा 18 जो इसमें यात्री थे, लगभग माना जाता है कि 18 यात्रियों की हत्या कर दी गई, गोली चला दी गई। इंग्लिश वाले मैं बता दूंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। और अंग्रेज़ों के द्वारा लगभग 18 यात्रियों की हत्या कर दी गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये जो थे, यानी वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे 35 भारतीयों को, बस वो स्टोरीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से 35 भारतीय जो फंसे पड़े हुए थे वहाँ के बॉर्डर पे, उनको वहाँ की कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपको इनको एंट्री दे दो। इस बात को सुन करके जो अन्य भारतीय, उन्हें लगा कि अब हम सबको एंट्री मिल जाएगी, तो सिंगापुर से, कहाँ से, सिंगापुर से हम क्या देखते हैं, गुरदीप सिंह थे, इन्होंने एक जहाज़ लिया और उसी जहाज़, ये जो जहाज़ था ना, इसी जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। इस जहाज़ का नाम क्या था, कामागाटा मारू इन्होंने लिया। और इसमें कितने टोटल ट्रैवलर या पैसेंजर्स कितने थे, 376 यात्रियों को लेके ये कहाँ बढ़ गए, कनाडा की ओर। जब कनाडा पहुंचते हैं तो वहीं की बॉर्डर पे इन्हें क्या किया गया, इन्हें रोक दिया गया। और कनाडा ने फिर इन्हें क्या किया, जब बात हुई होगी इन लोगों की, तो ब्रिटिशर्स ने बोला होगा कि ठीक है आप उन्हें भारत भेज दो। जब ये भारत पहुंचते हैं तो जैसे ही ये कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचते हैं, वहां पर अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज चिढ़े हुए थे कि ये डायरेक्ट ये गए क्यों थे वहां पर, और भारतीय इसलिए चिढ़े थे कि वहां जा करके हम लौट रहे हैं। दोनों के दोनों क्या थे, गुस्सा थे एक दूसरे से। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो ब्रिटिशर्स वर्सेस क्या हो जाता है, इंडियंस, वहां पे झड़प हो जाती है। और जैसे ही ये झड़प होती है, इस झड़प का जो रूप जो था वो बहुत मतलब इसका जो नेचर था वो बहुत क्या होता है, वायलेंट हो जाता है। एंड फाइनली उन लोगों ने क्या किया कि गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें लगभग 18 यात्री भारत के मारे जाते हैं। तो ये जो जालियांवाला बाग कांड आपने देखा था, जालियांवाला बाग कांड से पहले
जो माना जाता है कि बड़ी संख्या में यानी 18 लोगों की भी जो नृशंस हत्या की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ये पहला कांड था भारत का। एक तरह से कह लीजिए कि जालियांवाला कांड जो है वो पिक्चर था और उसका ट्रेलर था कामागाटा मारू, यानी एक उसके पहले की एक कड़ी थी, या उसके पहले इन्होंने जो छोटे लेवल पे जो नरसंहार किया था वो था कामागाटा मारू। अब मैं इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, इंग्लिश मीडियम प्लीज राइट डाउन, आप लोग लिख लीजिएगा। ये समझ गए आप सब कि ये हुआ क्या था? कलकत्ता के बजबज, बजबज है वो प्रियंका, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह। गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह, रुकिए, गुरदीप सिंह। इंग्लिश वाले अब आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं बोल के लिखवा दे रही हूँ। पहले लिख लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं इसमें भावना। थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिएगा इसमें, लिखिएगा अ ट्रेडर, इंग्लिश वाले आप लोग लिख लीजिएगा, अ ट्रेडर हुज नेम वाज गुरदीप सिंह। इंग्लिश वाले फटाफट लिखना शुरू करिए, अ ट्रेडर हुज नेम वाज गुरदीप सिंह, अ ट्रेडर हुज नेम वाज गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह वाज हायर्ड। इंग्लिश वाले आप लोग फटाफट लिखना शुरू करिए, वाज हायर्ड, हायर्ड, hired a ship which named Tamagata Maru, a ship which named Kamagata Maru, Maru. They taken approx 376 passenger, या on board लिख लीजिएगा, they on board approx 376 passenger on this ship, 376 passengers on the ships. When they reached to the border of Canada, when they reached to the border of Canada, then Canadian government stopped them and returned back to, yeah, they sent to them, returned back to, and they returned back to India, and they were returned back to India. When they reached Calcutta Bajbaj port, when they reached Calcutta Bajbaj port, suddenly Britishers and Indians, Indian लिख सकते हैं आप लोग कि वायलेंस स्टार्टेड बिटवीन, यानी ये सडनली क्या, वायलेंस स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन, in this violence, Britishers and Indians, in this violence, approx 18 Indians killed by Britishers, approx 18 Indians killed by Britishers. This incident was this incident was
very horrific, very horrific and every Indians was criticized British government, and every Indians criticized Britishers. अब एक सेकेंड रुक जाइए, आप लोग जितने लोग हैं सुन लीजिएगा। इंग्लिश वाले इज इट डन? लिख लिया आप लोगों ने? इंग्लिश मीडियम इज इट डन? इंग्लिश मीडियम रिया और कौन कौन है? ओके, उज्जवल, अंकित। आई एम टॉकिंग टू इंग्लिश मीडियम। एक सेकेंड रुक जाइए सूरज, अभी हिंदी मीडियम वालों से मैं नहीं पूछ रही, मैं इंग्लिश मीडियम वाले से पूछ रही हूँ। इंग्लिश मीडियम आप लोगों ने लिख लिया? ओके, यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि ये जो इंसिडेंट था, अब हिंदी मीडियम आप लोग आ जाइए इसमें। जो मैंने बात कहा था, देखिए था क्या, ये पूरा इंसिडेंट आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज़ ऑल्सो उज्जवल, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ ऑल्सो काइंड दैट दिस इज़ द मिनी जेनोसाइड। एक तरह से क्या था, ये मिनी जेनोसाइड था। मिनी क्या, इट्स अ जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, आपने मार दिया कई बेकसूर लोगों को, बिना किसी गुनाह के आपने क्या किया, उनको उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट था, ये इट्स अ काइंड ऑफ जेनोसाइड, ये जेनोसाइड ही था। और जो नरसंहार हम लोगों ने देखा 1919 के जालियांवाला बाग कांड में, उसके पहले कहते हैं ना हाथ खुल जाना, यानी आपने जो काम पहले किए होते हैं उसके बाद आपको डर नहीं लगता। आपने सुना है कि चोर अगर एक बार चोरी कर ले फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो सेम वही है कि भारतीयों को पहली बार, यानी इतने इनोसेंट जो इंडियंस थे उनकी पहली बार हत्या की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में। क्लियर है ये आप लोगों को? तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो आप लोगों था क्या, देखिए सिंगा, मैंने आप लोगों ने कहा कि मैम कौन था, पहले से कुछ लोग वहाँ की सीमा पर क्या थे, अटके पड़े हुए थे, यानी रुके हुए थे, उनको अलाउ नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट की सुनवाई आई, सुनवाई में ये कहा गया ठीक है जो लोग फंसे हुए हैं उनको एंट्री दे दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि इसके बाद जितने भारतीय बाहर से आएंगे हम उनको अलाउ कर देंगे। हुआ क्या, हम भारतीय थोड़े से अति उत्साही हैं, हम इन लोगों ने सुना, इन्हें लगा कि अरे वाह 39 को एंटर कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि हमारी भी एंट्री अब हो जाएगी। मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया। यानी कहते नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल सी एक बात कहूँ कि अभी आपने सुना होगा कि जैसे कोरोना वायरस ही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि होम्योपैथिक दवा खाओ तुरंत ठीक हो जाओगे, तो हम कुछ भी करने लगते हैं। भाई आपने डॉक्टर से पूछा है, नहीं पूछा है, आपने कंसर्न किया है, नहीं कंसर्न किया, और आप दवाई लेना शुरू कर दे रहे हैं, तो गड़बड़ तो होगा ही। कनाडा जो था उस टाइम पे लोगों के लिए पहली पसंद भी थी, और वहाँ पर क्या थे, ऑलरेडी कुछ लोग थे वहाँ पे जो मूवमेंट चला रहे थे। इनका पूछना है कि मैम कनाडा क्यों जाना चाह रहे थे, क्यों इनका मतलब वो वहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे थे, या कनाडा जो है वो क्यों इन लोगों की पसंद थी, अगर बात करेंगे तो। देखिए एक बहुत फेमस पार्टी थी, दिव्यांशु, इट्स कॉल्ड कामागाटू गाटामारू इंसिडेंस बिकॉज द शिप, जिस शिप में ये लोग थे, दैट शिप नेम वाज कामागाटामारू। क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर आ जाइएगा ना, कि अगर पूछा जाए कि काम प्रसिद्ध या कामागाटामारू गाटामारू प्रकरण में कामागाटामारू क्या था? मारू क्या था, व्हाट इज दैट, अगर पूछा जाए था क्या ये, तब आप लोग बताइए। एक क्या कहते हैं, हवाई जहाज, बी पानी जहाज, सी कनाडा में एक जगह, कनाडा का एक स्थान है ये, ठीक है, डी सिंगापुर का एक स्थान है, सिंगापुर का एक शहर और ई
इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। अब बताइए क्या होना चाहिए आंसर। आप ही लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। द फेमस कामागाटा, इन फेमस कामागाटा इंसिडेंस, व्हाट वाज कामागाटा मारू? इज इट एरोप्लेन? इज इट शिप? ओके, अ प्लेस इन कनाडा, अ प्लेस इन सिंगापुर, नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होना चाहिए इसमें से। पनिया जहाज है, अच्छा ठीक है, सबने सही आंसर दिया है। भाव्या, बिंदु, नीतू, सूरज, गौरव, रिया, ओके, या ऑल आर करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। क्या था? एक पानी जहाज था, ये समझ गया ना। अब अगर पूछेगा, मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये प्रसिद्ध कामागाटा मारू प्रकरण, अगर जैसे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे, प्रकरण, दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, प्रकरण कब हुआ था? प्रकरण कब हुआ था? कब हुआ था? व्हेन इट वाज हैपेंड। अगर बात करेंगे तो 1911, 12, 1913 और 1914, किस में कब हुआ था ये बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार बताइए मुझे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 1914, ठीक है, क्या है? 1914, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, जिसको जिसको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रही हूँ। ABCD, ठीक है, क्वेश्चन आ जाइए इसमें से। किसके नेतृत्व में कामागाटा मारू जहाज कनाडा ले जाया गया? ले जाया गया, बताइए, इसमें आप लोगों को बताना है। गुरदीप सिंह, गुरचरण सिंह, गुरबख्श सिंह, हरदीप सिंह। चलिए बताइए। ठीक है ना, ये समझ गए आप सब, यानी इसका आंसर क्या होगा? गुरदीप सिंह होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बिल्कुल सही आंसर है साहब, जिन्होंने दिया है मैं नाम नहीं लूंगी, टाइम का वेस्ट होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सबने, जिन्होंने सबने लगभग लगभग सही आंसर दिया है। ये आ जाइएगा, कामागाटा मारू कहाँ से कनाडा की ओर गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों का ये है। सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। बताइए कहां से गया था ये? सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। सबने सही आंसर दिया है। सूरज, रिया, जितने सारे ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। ऑलमोस्ट जो भी लोग आंसर दे रहे हैं ऑल आर करेक्ट। यस, सिंगापुर से ये लेकर के जाते हैं। अब बताइए, अब यहाँ पर कोई दिक्कत है समझने में? अब आप लोग सारी चीज़ तो समझ ही गए कि हाँ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और मैं इसमें आप लोगों को क्रिएट कर देती हूँ, इससे भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, रुक जाइए एक सेकेंड रुक जाइए, एक लास्ट क्वेश्चन। कामागाटा मारू भारत के ठीक है, पहला हो जाएगा आपको सूरत, दूसरा हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, तीसरा हो जाएगा आपको बजबज, जी में आपका हो जाएगा ये केरल। बताइए कहाँ आएगा ये बजबज कहाँ है, ये है कलकत्ता। कहाँ पर आया था ये, हाँ सबने सी आंसर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि बजबज कलकत्ता। अब एक चीज़ बताइए, अब पूरा स्टोरी समझ में आ गया आप लोगों को, अब स्टोरी समझ में आ गया कि था क्या ये। रोहित डी बोल रहे हैं, रोहित गलत आंसर मत दीजिएगा, डी नहीं हुआ, केरल कहाँ से होगा। अब समझने में कोई प्रॉब्लम है, इस पूरे इसको सिनेरियो को, कहाँ से चला, क्यों चला, क्या कारण था, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है, ठीक है, आ गया ना। तो यही है कि अगर जहाँ पर शिवम इतने सारे डेट्स के लिए, अब एक चीज़ बताइए, पहले ही से आप लोग परेशान हो जाते हैं, इतने सारे डेट्स कैसे याद होंगे, डेट्स कैसे याद होंगे, ऐसे में तो आप परेशान हो ही जाएंगे। ऐसे में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्या है, एक चीज़ बताइए, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्या है। रिवीजन करिए ना, रिवीजन करिए, रिवीजन करिएगा अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। देखिए ये तो था भारत में, बस बिल्कुल एक ही मूल मंत्र मैं सभी को दूंगी, जिनको जिनको दिक्कत हो रही है डेट्स याद करने में, रिवीजन, रिवीजन, और लिखूं कुछ, कर पाएंगे ये आप सब, मुझे एक बात बताइए, ये आप लोग कर पाएंगे, यही करना है आपको बस। अच्छा ये समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा है, ये बस यही करना है और कुछ नहीं, बाकी चीज़ें को यही करते हैं, बिंदु लिख रही है, ओके।